चलिए बच्चों, तो कुछ न्यूमेरिकल हम समझते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से तुल्यांक को अम्ल और क्षार के साथ हमें लेना है, कब कितनी ऊर्जा रिलीज होगी। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक तुल्यांक H2SO4 दो तुल्यांक NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहां पे बच्चों तुल्यांक ऑफ H2SO4 हमारा कितना है, एक तुल्यांक है, और NaOH का कितना तुल्यांक है, दो तुल्यांक है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं बच्चों पहले वाले केस में, तो पहले केस में हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हमारा क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहां से जो डेल्टा H हमारी रिलीज होगी दैट इज इक्वल टू -13.7 इंटू तुल्यांक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा -13.7, कितना तुल्यांक है बच्चों, 1। तो यहां से जो डेल्टा H होगा हमारा वो हो जाएगा -13.7, और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, किलो कैलोरी प्रति इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पहले वाले की ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलिए सेकंड समझते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है बच्चों, एक मोल H2SO4 दो मोल NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तुल्यांक निकाल लेते हैं। तो तुल्यांक संख्या क्या होती है, मोल गुणा वैलेंसी फैक्टर। अब बोलो अम्ल के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन। तो यहाँ कितने H+ आयन हमारे निकलेंगे, दो H+ आयन हमारे निकलेंगे। तो यहाँ पे तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मोल कितना है, देखो एक मोल है, ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर यानी नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, दो हैं। तो यहाँ पे तुल्यांक कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा दो तुल्यांक हो जाएगा। क्लियर। और NaOH की अगर मैं बात करूं तो NaOH में इक्विवेलेंट मोल कितने हैं, दो मोल हैं, और NaOH में कितने OH- आयन निकलेंगे, एक OH- आयन निकलेगा। यानी इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, दो तुल्यांक, ये भी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। अब यहां पे डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन अगर मैं देखता हूं तो कितनी ऊर्जा निकलेगी बच्चों, तो डेल्टा H हो जाएगा हमारा -13.7 इंटू दो तुल्यांक, यानी कि 7 2 जा 14 का 4, 3 2 जा 6 7, 2 1 जा 2, यानी कि -27.4 हमारा क्या हो जाएगा, इतनी किलो कैलोरी हमारी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे देखो आपके दोनों के तुल्यांक बराबर थे। पहले वाले केस में हमारा क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा था H2SO4, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें मोल दिया हुआ था बच्चों, तो मैं तुल्यांक का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। आप सभी ने तुल्यांक मोल कंसेप्ट के साथ में रेडॉक्स के बाद में मैंने साथ में डिस्कशन किया हुआ था, तो जिसने भी नहीं देखा हुआ है वो रेडॉक्स के साथ में उसको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा तुल्यांक, आयनिक साम्य में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो वहां पे भी हम तुल्यांक का बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, डेल्टा H की वैल्यू -27.4 किलो कैलोरी आ जाएगी। क्लियर। अभी सी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सी पार्ट देख के कुछ बच्चों को थोड़ा सा डर लग जाता है कि ओ माय गॉड सर ये क्या लिख दिया आपने, वॉल्यूम सब कुछ दे दिया, अब हम कैसे करेंगे, हमारा तो सवाल नहीं हो पाएगा। और कुछ बच्चों को लगता है वाह भाई मजा आ गया, क्या इजी सवाल है। तो डिपेंड ऑन द नॉलेज बच्चों, नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहो। कॉम्पिटिटिव पेपर फाइट करना है अगर, तो आपकी नॉलेज पीक पे होनी चाहिए, अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस चाहिए इंडिया के। क्लियर है। तो चलो देखते हैं सी क्वेश्चन, है ना। क्लियर है। तो सी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 ml, 0.1 m NaOH है। तो सबसे पहले मैं बच्चों क्या बना लेता हूं, यहाँ पे तुल्यांक ही बना लेता हूं। तो देखो NaOH की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर।
नाउ व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH, ये हो जाएगी 0.1, वैलेंसी फैक्टर भी 1, तो ये हो जाएगा 0.1 N हो जाएगा। ठीक है बात। अभी बच्चों हमें क्या निकालना है, तुल्यांक निकालना है। तुल्यांक बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब नॉर्मेलिटी क्या है, 0.1 है, और वॉल्यूम क्या है, 0.1 है, यानी बेसिकली जो हमारा तुल्यांक आएगा वो हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -2 तुल्यांक, यानी 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम H2SO4 की। तो बच्चों यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलैरिटी तो है 0.2 और इसके लिए वैलेंसी फैक्टर भी कितना है, 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसके तुल्यांक की। तो तुल्यांक बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में हम लोग पुट करते हैं। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई इसकी, 0.4। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। तो अगर मैं यहां से तुल्यांक देखता हूं H2SO4 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 4 जा 20, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। अब क्या लगता है आपको कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? तो यहाँ पे देखो तो 10 की पावर -2 तुल्यांक है, और यहाँ पे देखोगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 तुल्यांक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा NaOH होगा वो सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब जो हमारी कैलकुलेशन चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा H होगा इसके लिए वो हो जाएगा बच्चों -13.7 इंटू तुल्यांक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो ये हो जाएगा -13.7 इंटू कौन है बच्चों, 10 की पावर -2 इक्विवेलेंट है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -2। तो डेल्टा H की वैल्यू जो यहां से आएगी वो हो जाएगा -0.14 किलो कैलोरी। ठीक है, बोलो, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा H हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ बड़ा ही फेमस है, बहुत ही मल्टीपल कॉम्पिटिटिव पेपर्स के अंदर पूछा गया है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। ठीक है, एकदम यूं देखते ही आपको पता चल जाएगा आंसर। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 1m HCl तथा 1m H2SO4 के समान आयतन को, पहली बात दोनों की मोलरता बराबर है, लेकिन हमें पता है H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होने के कारण इसके तुल्यांक तो आएंगे 2 और HCl के तुल्यांक आएंगे बच्चों 1। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वैसे तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा अपने को, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि दोनों का वॉल्यूम में कितना है, 1 लीटर है। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 1 और इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो है वो आ जाएगा 2। यानी कि इस HCl में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उससे दुगना ऊर्जा का उत्सर्जन H2SO4 में होगा। बोलो ठीक बात। के समान आयतन को अलग अलग पात्र में NaOH के साथ उदासीन कराया जाता है। यदि इन प्रक्रियाओं में क्रमशः X तथा Y ऊर्जा निकलती है तो कौन सा कथन सही है? यानी इसमें तो बच्चों X किलोजूल की ऊर्जा निकल रही है और इसमें Y निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है Y जो है वो X का क्या होगा बच्चों, दुगना होगा। Y बराबर क्या हो जाएगा, 2X। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, C वाला। भाई आ गया ना लॉजिक समझ में? भाई इसका मान लो 1 इक्विवेलेंट है तो इसका 2 इक्विवेलेंट है, तो इसमें मान लो 13.7 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलेगी, तो इसमें 2 गुना 13.7 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलेगी। सिंपल सी कहानी। क्लियर है पॉइंट? तो ये था बेटा हमारा बहुत ही सिंपल सा सवाल, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछा गया है। इतना सिंपल कि भाई कोई भी बच्चा इसको बहुत ही आसानी से करके 4 अंक प्राप्त करके मजे मार सकता है। ठीक है भाई, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा सेकंड वाला लेता हूं मैं।
तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है हमसे जरा समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है डेल्टा एच का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही आपको डेल्टा एच ज्ञात करना है। जब 100 ml और 1 m BaOH होल ट्वाइस को 100 ml, 1 m H2SO4 के साथ उदासीन कराया जाता है। तो देखो सबसे पहले तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में बच्चों नॉर्मलता इसकी कितनी हो जाएगी, मोलरता है 1, वैलेंसी फैक्टर है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब तुल्यांक की बात करते हैं तो तुल्यांक बराबर क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 ml का मतलब हो गया बच्चों 0.1, यानी ये हो जाएगा हमारा 0.2 तुल्यांक तो हमारा किसका हो गया, BaOH का होल ट्वाइस का हो गया। और क्या लगता है H2SO4 का भी सेम तुल्यांक ही होगा, तो तुल्यांक ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.1 यानी 0.2 तुल्यांक हो जाएगा। बोलो ठीक बात, बस हो गया सवाल। अब यहां से आपको क्या निकालना है, डेल्टा एच का मान निकालना है। तो डेल्टा एच का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा -13.7 किलो कैलोरी इंटू 0.2। सॉल्व कर लेते हैं, 7 2 जा 14 का 4 बच्चा 1, 3 2 6 7, 2 1 जा 2, यानी कि माइनस का 2.74 किलो कैलोरी हमारा डेल्टा एच आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, 1 मोल H2CO3। H2CO3 क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल जो है वो बोलो प्रबल प्रवृत्ति का होता है कि दुर्बल प्रवृत्ति का। ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। को NaOH के साथ उदासीन कराया जाता है। NaOH तो हमारा प्रबल अम्ल है, ठीक है, तो NaOH के साथ उदासीन कराया जाता है। तो H2CO3 के आयनीकरण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें किसकी ऊर्जा ज्ञात करनी है, H2CO3 के आयनीकरण की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए भाई 1 मोल H2CO3 है और NaOH के साथ उदासीन कराया जाता है। अब NaOH के हमें मोल जो है वो नहीं दिए हैं, तो NaOH के मोल -22.4 किलो कैलोरी प्रति मोल कराया जाता है। तो H2CO3 का आयनीकरण की ऊर्जा हमें क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। और यहाँ पे -22.4 ये जो प्रोसेस है इसमें -22.4 किलो कैलोरी की ऊर्जा क्या हो रही है बच्चों, उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे मिसिंग था, मैंने लिख दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बेसिकली सवाल क्या है, 1 मोल H2CO3 को NaOH के साथ उदासीन कराया जाता है तो -22.4 किलो कैलोरी की ऊर्जा निकलती है। तो H2CO3 के आयनीकरण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ NaOH के लिए तो कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, यानी कैलकुलेशन मुझे 1 मोल H2CO3 के हिसाब से ही करना होगा। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू, किलो कैलोरी में है ना, तो -13.7 इंटू तुल्यांक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्लस QaNA। अब यहाँ पे A क्या हो जाएगा बच्चों, QA क्या हो जाएगा, आयनीकरण की ऊर्जा। A क्या हो, Q क्या हो जाएगा, आयनीकरण की ऊर्जा। ठीक है, ये वही ऊर्जा है जो ये क्या कर रहा होता है, ग्रहण कर रहा होता है। और Na क्या हो जाएंगे, H2CO3 के मोल की संख्या हो जाएगी। चलिए अभी वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन तो हमें कितना दिया है प्यारे बच्चों, -22.4।
तो ये हो जाएगा हमारा -22.4 किलो कैलोरी और ये हो जाएगा -13.7। अब मैं तुल्यांक की बात कर लेता हूं। तो देखो H2CO3 के कितने मोल दे रखे हैं, उसने हमें 1 मोल दे रखे हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया, जब वैलेंसी फैक्टर से आप लोग गुणा करेंगे तो वहां पे तुल्यांक कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहां -13.7 इंटू 2 कर लेता हूं, ठीक है, प्लस QA का मान तो मेरे को ज्ञात ही करना है और Na मोल की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। ध्यान देना, यहां तो बच्चों हमें तुल्यांक पुट करना होता है और यहां पे हमें मोल पुट करना होता है। क्लियर है? तो QA की वैल्यू आपकी किलो कैलोरी प्रति मोल के हिसाब से आएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों -22.4 और ये हो जाएगा -22.4 प्लस ये हो जाएगा अपना 27.4 बराबर QA। तो QA का मान हो जाएगा बच्चों अपना 22, 23, 24, 25, 26, 27 5 किलो कैलोरी हो जाएगा। यानी कि 5 किलो कैलोरी की ऊर्जा जो है वो ग्रहण करेगा, तब जाके हमारा H2CO3 का क्या होगा, आयनीकरण होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक जो हम आयनीकरण के लिए इस्तेमाल किया करते थे वो हमने यहाँ पे यूज किया है बच्चों। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छे से माइंड में रखो और फिर फॉर्मूला लगाओ, आपका कभी भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल के आयनीकरण की ऊर्जा, जो एसिटिक अम्ल है हमारा उसके आयनीकरण की ऊर्जा जो है वो 0.05 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। अब हमें यहाँ पे बच्चों किलो कैलोरी प्रति मोल में कन्वर्ट करना होगा, पर ग्राम के हिसाब से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो QA की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी हो जाएगी एसिटिक अम्ल के लिए बच्चों, देखो ये दे रखी है 0.05 किलो कैलोरी पर ग्राम। मैं क्या करता हूं, ऊपर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चों, ऊपर की तरफ इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को ग्राम प्रति मोल में कन्वर्ट करना है ना, तो मैंने ऊपर क्या किया, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन जाएगा जरा देखना, QA इज इक्वल टू 0.05 गुणा एसिटिक अम्ल का हो जाएगा बेटा 60, ये चल रहा था किलो कैलोरी प्रति ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द फाइनल वैल्यू इज 6 5 जा 30, यानी कि 300, यानी कि 3 किलो कैलोरी प्रति मोल हमारे को क्या मिल जाएगा, QA की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब हमें निकालना क्या है, आगे बोल रहा है वो आयनीकरण की ऊर्जा दे रखी है, यदि 1m बेरियम हाइड्रोक्साइड को CH3COOH द्वारा पूर्णतः उदासीन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, 1m बेरियम हाइड्रोक्साइड है को CH3COOH द्वारा पूर्णतः उदासीन कराया जाता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इक्वेशन लिख लें क्या बननी चाहिए, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन बराबर -13.7 इंटू तुल्यांक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्लस QANA, ये हमारा बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, ऊर्जा तो दे रखी है, पूर्णतः उदासीन कराया जाता है तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, ये हो जाएगा बच्चों -13.7। नाउ इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो यहां से मेरे को क्या दिया है बच्चों, 1m बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए 1 लीटर अगर आप मान लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका 2 तुल्यांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 2, QA की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3, और देखो इसके अगर 2 तुल्यांक लगेंगे, ठीक है, तो तुल्यांक बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है बच्चों, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी इसके बेसिकली मोल कितने हैं, इक्विवेलेंट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कितना आया इसका अपने पास 2 आया, वैलेंसी फैक्टर 2, यानी मोल कितने हैं 1, यानी CH3COOH के कितने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 मोल, यानी यहां मेरी वैल्यू आएगी 1। बस सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। 7 2 जा 14 का 4, 3 6 7, 2 1 जा 2,
-27.4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 3 गया तो 24.4 किलो कैलोरी हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCN तथा NaOH की अभिक्रिया कराने पर 55.2 किलो जूल प्रति तुल्यांक की ऊष्मा निकलती है तथा HCl की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर 57.2 किलो जूल प्रति तुल्यांक की ऊर्जा निकल रही है। तो हमें क्या करना है बच्चों, HCN के वियोजन की ऊष्मा ज्ञात करनी है। अब यहां पर जो HCl और NaOH की अभिक्रिया का डिस्क्रिप्शन वो हमें दे रहा है, उसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे, वो केवल हमें ये बताना चाह रहा है कि 57.2 किलो जूल की ऊष्मा वहां से निकलती है। और ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया कराई जाती है तो 57.2 किलो जूल की ऊष्मा प्रति तुल्यांक निकलती है। तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से बच्चों, -13.7 इंटू तुल्यांक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्लस QANA है ना, एसिड वीक है तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोल रहा है वो कि अभिक्रिया कराने पर 55.2 किलो जूल प्रति तुल्यांक की ऊष्मा निकलती है। इट मींस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमें 55.2 किलो जूल प्रति तुल्यांक दे दिया। और यहाँ 13.7 किलो कैलोरी वाला नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं किलो जूल वाला इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों 57.2 किलो जूल। क्लियर। अभी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -57.2 इंटू तुल्यांक। इन्होंने कोई उसमें मोल वगैरह कुछ दिया हुआ तो है नहीं, हमें तो सब चीजें 1 लेते हुए चलना पड़ेगा। तो तुल्यांक 1 हो गया प्लस QA, मोल भी 1 ही होगा क्योंकि इसके मोल और तुल्यांक तो बराबर ही होंगे। तो यहां से अगर मैं QA को देखूं तो QA कितना हो जाएगा, 2 किलो कैलोरी, 2 किलो जूल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि HCN के वियोजन की मात्रा को दर्शाता है। तो बच्चों ये जो था ये तो हमारा क्या था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इससे पहले हमने देखा था हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसा ही रिलेटेड एक और हीट है बेटा, वो है हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगली हीट हम डिस्कस करते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि हीट ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो देखो आप 1 मोल कोई सा भी लवण ले लीजिए और उसको इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ जल में घोलिए कि उसके बाद, उसको पूर्णतः घोलने के बाद और कोई ऊष्मा का परिवर्तन उसमें ना हो, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, कोई लवण को घोल रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया के दौरान जो वहां से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी 1 मोल लवण को, किसी भी 1 मोल लवण को अधिक जल में घोलने पर, अधिक जल में घोलने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम विलयन की ऊष्मा कहते हैं, उसे हम विलयन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। 1 मोल किसी भी लवण को अधिक के जल में घोलने पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम विलयन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बेसिकली हमने क्या किया, सॉल्ट ले लिया। कितना मोल लेना है इसका, हमें 1 मोल लेना है
और इसको हम लोग किस में घोल रहे हैं बच्चों, H2O यानी कि जल में घोल रहे हैं। और जो H2O है हमारा वो क्या होना चाहिए, अधिक के होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है ना बच्चों बात। चलो अभी यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूं। मान लो CaSO4 है, ठीक है, ये सॉलिड होता है, इसका हमने 1 मोल ले लिया। अब इसको मान लीजिए मैं जल में घोल रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा CaSO4 एक्वस बन जाएगा। और यहां से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा H सॉल्यूशन, ठीक है, डेल्टा H सॉल्यूशन। कैसा सॉल्ट था ये, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो मैं यहां इसको इस तरीके से लिख देता हूं, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। और एक बेटा रिएक्शन क्या है, CaSO4.5H2O होगा, तो ये भी सॉलिड ही, इसको मैं अधिक के जल में घोल रहा हूं। अब क्या बना लेगा ये, CaSO4.5H2O। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है, ठीक है बच्चों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। एक्वस, अब ये जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होगी, क्या मैं उसको हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइड्रेटेड सॉल्ट की विलयन की ऊष्मा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अनहाइड्रेटेड सॉल्ट के विलयन की ऊष्मा। एक पॉइंट और बच्चों, CaSO4 सॉलिड को जब मैं 5H2O के साथ ही अभिक्रिया कर रहा हूं, यानी सीमांत अभिक्रिया कराई जा रही है, तो यहां पे क्या बनेगा, CaSO4.5H2O। अब ये क्या है बच्चों, हमारी डेल्टा H हाइड्रेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो अब यहां से बच्चों अगर थोड़ा सा आप सीक्वेंस देखो तो देखो, CaSO4 प्लस 5H2O ये बना गया हमारा सॉलिड। फिर इसके बाद ये आपस में अभिक्रिया करके ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, क्लियर ना यहां तक। तो CaSO4 सॉलिड था, ये 5H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, CaSO4.5H2O सॉलिड। और यहाँ CaSO4.5H2O प्लस एक्सिस ऑफ H2O के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे CaSO4 एक्वस बना लेगा। ये 5H2O को मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो भाई इसमें 5 थे, वो तो चलो ठीक है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा वाटर हो गया, तो बहुत ज्यादा वाटर के साथ ही तो 5 काउंट होगा, तो 5 उसमें वाटर में कंज्यूम हो जाएगा, वो अलग से यहाँ पे लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। तो अब क्या मैं थर्ड वाली इक्वेशन और सेकेंड वाली इक्वेशन को ऐड करके फर्स्ट वाली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल सर, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 + 3 = 1। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन प्लस डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट इज इक्वल टू डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है। तो डेल्टा H हाइड्रेशन ऐसे याद रखो, ज्यादा आसानी से याद होगा। देखो, डेल्टा H हाइड्रेशन इज इक्वल टू डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड माइनस डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड। क्लियर, ये लॉजिक याद रखो।
तो इससे क्या होगा, तुम्हें याद रखने में आसानी रहेगी। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगा बच्चों, डेल्टा एस सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड माइनस डेल्टा एस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ध्यान से नोट करिए, इसको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हुए हैं। तो आइए बच्चों एक एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एनहाइड्रस या अनहाइड्रस एक ही चीज है। एनहाइड्रस CuSO4 के विलयन की ऊष्मा, ठीक है बच्चों, विलयन की ऊष्मा यदि 15.9 किलो कैलोरी है तथा CuSO4.5H2O की 2.8 किलो कैलोरी है, तो CuSO4 के हाइड्रेशन की ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अभी देखा, डेल्टा एच हाइड्रेशन जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रेटेड सॉल्ट माइनस डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, यही लॉजिक आया था अपना। अब डेल्टा एच सॉल्यूशन अनहाइड्रेटेड लवण के लिए कितना है बेटा, -15.9 और हाइड्रेटेड के लिए कितना है 2.8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 17 का 7 5 और 1 6 और सॉरी 8 दूनी 16 17 का 7 बचा 1 5 6 7 8, यानी कि माइनस का 18.7 किलो कैलोरी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट टाइप की एंथैल्पी पे चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंद ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करने से पहले बच्चों हम एक और इसी तरीके की ऊर्जा पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंद वियोजन एंथैल्पी। असल में देखने में तो ये दोनों ऊर्जाएं हमें एक जैसी ही लगती हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होती भी एक जैसी हैं। इनमें बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस समझने के लिए हम पहले बंद वियोजन एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, बंद वियोजन एंथैल्पी। बंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा बोलो या एंथैल्पी बोलो एक ही बात होती है, जिसको हम लोग बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों वो होता है डेल्टा एच डिसोसिएशन। और यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हो ना, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल के बंद वियोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं Cl लिख लूंगा, हाइड्रोजन होगा तो HH लिख लेंगे, ऐसे करके उसको मेंशन करते हैं। अब क्या होती है बंद वियोजन एंथैल्पी, तो देखिए एक मोल किसी भी गैसियस अणु के अंदर जो परमाणु उपस्थित है उनके बीच में जो बंध है, उन बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंध वियोजन एंथैल्पी बोलते हैं। बंध वियोजन एंथैल्पी किसी भी दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ने के लिए, और वो बंध कौन सा होता है, सहसंयोजी बंध होता है, उस बंध को तोड़ने के लिए दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल है। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये गैसियस फॉर्म में है। अब ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 2H गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो ऊर्जा यहाँ पे परिवर्तन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बंध वियोजन एंथैल्पी हाइड्रोजन गैस की। और चूंकि यहाँ पे हम बंध को तोड़ रहे होते हैं, ये हमेशा ऊर्जा क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है। तो अगर ये ऊर्जा ग्रहण करेगा यानी इसका मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बंध वियोजन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी बच्चों, पॉजिटिव नेचर की आएगी। क्लियर। चलो अभी बात करें यहाँ पे, तो H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H में, और ये क्या हो जाएगी हमारी बंध वियोजन एंथैल्पी हो जाएगी HH की। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका कितना मोल होना चाहिए बच्चों, 1 मोल होना चाहिए। और ये कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। एटोमाइजेशन में देखो गैसियस फॉर्म का कोई रोल नहीं था, वहां जो भी फिजिकल स्टेट है वैसे ही चली जाती थी। अब बंध वियोजन एंथैल्पी देखो ये एक प्रकार से एटोमाइजेशन एंथैल्पी ही तो है बच्चों। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस के अंदर जो परमाणु उपस्थित है वो सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं,
और आप उसका ले भी कितना रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, तो यहाँ पे जो बंध वियोजन एंथैल्पी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी के बराबर भी यहाँ पर होगी। क्लियर। मान लीजिए आप Cl2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो Cl2 मॉलिक्यूल ये हो गया आपका, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बंध वियोजन एंथैल्पी हो जाएगी हमारी क्लोरीन की, और ये किसके बराबर होगा, हमारा एटोमाइजेशन एंथैल्पी के भी बराबर होगा। बोला आई बात समझ में। इसी तरीके से मान लो HCl है, अब HCl भी आपने कौन सी फॉर्म में लिया, गैसियस फॉर्म में, और कितना मोल लिया उसका, 1 मोल लिया, तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस और Cl गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, बंध वियोजन एंथैल्पी होगी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की, और इसको हम लोग HCl की एटोमाइजेशन एनर्जी भी तो बोल सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि 1 मोल किसी भी अणु के अंदर उपस्थित बंध को तोड़ने के दौरान जितनी ऊर्जा ग्रहण की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंध वियोजन एंथैल्पी बोलते हैं। और बहुत से केसेस में बंध वियोजन एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी आपस में बराबर होती है, हर केस में नहीं होती। जनरली किस में होती है, डाई एटॉमिक के अंदर, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी यहां तक समझ में आया ना, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। बंध वियोजन एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो, 1 मोल किसी भी गैसियस अणु, 1 मोल किसी भी गैसियस अणु के मध्य उपस्थित सहसंयोजी बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो जरा हम लोग लिख लेते हैं। अणु तथा परमाणु, अणु कहां होगा बेटा, रिएक्टेंट में, और परमाणु कहां होगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, अणु तथा परमाणु दोनों गैसियस अवस्था में होने चाहिए, अणु तथा परमाणु दोनों गैसियस अवस्था में होने चाहिए। अगली लाइन में लिखो, अणु का 1 मोल उपस्थित होना चाहिए, अणु का 1 मोल उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, बंध वियोजन ऊर्जा हमेशा ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति की होती है, बंध वियोजन ऊर्जा हमेशा ऊष्मा शोषी प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिए थे बच्चों, ये सब क्या लिए थे, डाई एटॉमिक यानी द्विपरमाणुवीय अणु लिए हुए हैं। तो द्विपरमाणुवीय अणु में बंध वियोजन ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा तथा बंध ऊर्जा तीनों का मान क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, तो लिखो अगला स्टार मार्क करके, द्विपरमाणुवीय अणु में बंध वियोजन ऊर्जा, द्विपरमाणुवीय अणु में बंध वियोजन ऊर्जा, परमाणुवीय ऊर्जा तथा बंध ऊर्जा तीनों का मान समान होता है, तीनों का मान समान होता है। ठीक है, तो तीनों का मान क्या होगा बच्चों, समान होगा, किसके अंदर, द्विपरमाणुवीय अणु के अंदर। अब हम बात करते हैं कि बंध ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं बंध ऊर्जा क्या होती है। तो बंध ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, B.E करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बॉन्ड एनर्जी अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का बच्चों ये टूट गया हमारा 2H परमाणु में, तो इसमें जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है HH की,
वो बराबर होगी हमारी बॉन्ड एनर्जी के, कोई फर्क यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चों, मान लीजिए H2O गैस के लिए, तो H2O गैस के लिए अगर आप देखो तो ये टोटल बॉन्ड जो है यहाँ पे बच्चों 2 OH बॉन्ड हैं। कितने हैं? 2 OH बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली बंध वियोजन एंथैल्पी हो जाएगी और इस बंध को तोड़ने के लिए दूसरी बंध वियोजन एंथैल्पी इस्तेमाल होगी। बंध वियोजन एंथैल्पी किसी भी अणु में 2 परमाणुओं के मध्य बंध को तोड़ने के लिए दी जाती है। तो देखने में तो ये लगता है यार ये दोनों OH बॉन्ड हैं, तो दोनों को तोड़ने के लिए समान ऊर्जा दी जाएगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। जब हमारा क्या होता है बच्चों, H2O है तो उसमें 2 OH बंध है, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा हमारा OH के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से विखंडित होगा सबसे पहले, और उसके बाद ये दूसरा वाला OH जो है हमारा, ये भी विखंडित हो जाएगा O गैस प्लस H गैस में। तो यहाँ पे जो बंध वियोजन एंथैल्पी होगी और यहाँ पर जो बंध वियोजन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, हमारी अलग अलग आएगी। अच्छे से ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। एक अणु में 2 परमाणुओं के मध्य बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो हमारी बंध वियोजन एंथैल्पी है। तो इन दोनों के लिए OH के बीच के सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हम ऊर्जा दे रहे हैं वो अलग अलग होगी और वो क्या कहलाएगी, हमारी बंध वियोजन ऊर्जाएं कहलाएगी। तो मुद्दा ये है कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। देखो, बॉन्ड एनर्जी यानी कि बंध ऊर्जा क्या है, OH बंध की मान लो हमें ज्ञात करनी है। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्ञात करनी है हमें, OH बंध की, H2O मॉलिक्यूल में। तो इस H2O मॉलिक्यूल में बच्चों जो बॉन्ड एनर्जी होगी ये इन दोनों बंध वियोजन ऊर्जाओं के मान का क्या होगा, औसत होगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 2। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से मान लो CH3OH बॉन्ड है, अब मैंने यहां पे इसको तोड़ दिया, तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये वाली जो OH एनर्जी को तोड़ने के लिए मैं ऊर्जा दूंगा वो क्या हो जाएगी, मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, और बॉन्ड एनर्जी OH की भी इस केस में वही होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे बॉन्ड एनर्जी और यहां पे बॉन्ड एनर्जी दोनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे। असल में बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है किस तरीके के वहां पे बंध प्रेजेंट है। तो यहां पे तो बेटा ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से अटैच था, खत्म। तो मैंने देखा यार कि उसमें 10 किलो जूल थी, उसमें 12 किलो जूल थी, तो भाई मैं क्या लूं, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं 10 लूं कि 12 लूं। तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा, एवरेज ले लिया। तो बंध ऊर्जा कितनी आ गई H2O में, 10 + 12/2 आ गई, यानी कि 11 आ जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में तो ये जो OH को तोड़ने के लिए भाई क्या उतनी ऊर्जा लगेगी, नहीं, उतनी ऊर्जा नहीं लगेगी। ये ऑक्सीजन अभी कार्बन के साथ अटैच है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर जो बंध एनर्जी होगी OH बॉन्ड की इन CH3OH, ये बराबर नहीं होगी बंध एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन H2O। बात आ रही है समझ में। तो असल में बंध ऊर्जा क्या होती है, औसत ऊर्जा होती है किसी भी अणु के बंध को तोड़ने के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो बच्चों हम यहां पे बंध ऊर्जा की परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए परिभाषा, बंध ऊर्जा एक मोल अणु में उपस्थित सभी बंध को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई ऊर्जा का औसत होता है।
इस्तेमाल की गई ऊर्जा का औसत होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है वो? औसत होता है। क्लियर? अब डाई एटॉमिक का जब केस हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर तो क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी बराबर आनी थी, लेकिन इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? डिफरेंट डिफरेंट आएगी। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य टोटल 3 बंध होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब तीनों के लिए जो बंध वियोजन एंथैल्पी होगी बच्चों, वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग होगी। तो मैं इनको मान लेता हूं कि ये डेल्टा HD1, डेल्टा HD2 और डेल्टा HD3 होगी। तो मान लीजिए आपसे किसी ने बोला कि भाई बंध ऊर्जा बताइए NH बॉन्ड की अमोनिया मॉलिक्यूल में, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का औसत ले लेंगे, यानी डेल्टा HD1 प्लस डेल्टा HD2 प्लस डेल्टा HD3 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे औसत आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए O2 मॉलिक्यूल है। अब O2 मॉलिक्यूल में तो बेटा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, O2 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मान लीजिए 2O गैस में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना बॉन्ड एनर्जी या डेल्टा H डिसोसिएशन ऑफ O डबल बॉन्डेड O की मैं बात करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का वियोजन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्डेड O भी हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मीथेन मॉलिक्यूल है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में ये क्या हो गया, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 4 बंध हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य 4 सिंगल बॉन्ड है। ये मान लो हमारा H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है। नाउ बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बच्चों, इन चारों का एवरेज होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 बाय 4। ठीक है, और कोई अगर आपसे बोले कि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, तो वो H1 होगी, H2 होगी, H3 होगी, H4 होगी, टोटल 4 होगी। जबकि जो हमारा एवरेज है यानी बॉन्ड एनर्जी है, वो क्या होगा, हमारा औसत आएगा। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चों, अभी मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको। मान लीजिए कि हमारे पास XYZ कोई भी रिएक्शन दे रखी है, और उस रिएक्शन के लिए मेरे को डेल्टा HR की वैल्यू ज्ञात करना है, और मुझे क्या दी हुई है, बंध ऊर्जाएं दे रखी है। तो जैसे हम लोग कंबशन में क्या करते थे बच्चों, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे, जबकि बाकी सब में हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया करते थे। यहां पे भी अगर मेरे को बंध ऊर्जाएं दे रखी हैं, तो मुझे क्या करना है बच्चों, बंध ऊर्जाएं रिएक्टेंट के लिए माइनस बंध ऊर्जाएं प्रोडक्ट के लिए। ये लॉजिक यहां पर भी इस्तेमाल होगा। दो ही केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, पहला जब कंबशन दिया हो, और दूसरा जब बंध ऊर्जाएं दे रखी हो। तो स्टार मार्क करके लिख लो पॉइंट। सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लीजिए, डेल्टा HR कैसे निकालेंगे हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, और उसके बाद स्टार मार्क करके लिखिए, दो ही केस में हम, तो लिखिए दो ही केस में हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। दो ही केस में हम, बच्चों ये नोट करने के बाद इसके बाद अब हम लोग लिख लेते हैं, दो ही केस में हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं जब हमें दहन अथवा बंध ऊर्जाएं दी गई हो। जब हमें दहन अथवा बंध ऊर्जाएं दी गई हो। तो बच्चों ये वो दो केसेस हैं जिसमें हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, बाकी और किसी केसेस में हम लोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास कोई एक रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD।
तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए मान लो मुझे डेल्टा HR की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एनर्जीज दी गई है मान लीजिए, तो सिग्मा बॉन्ड एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की, किसकी बच्चों, रिएक्टेंट की, माइनस सिग्मा बॉन्ड एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहां पे अगर जैसे मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, A मोल है तो A टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ A प्लस B टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ B। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, माइनस प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, C टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ C प्लस D टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ D। क्लियर, तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन, फोकस के साथ करेंगे, यही बेटा आगे के क्वेश्चंस का बेस है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H तथा H सिंगल बॉन्ड H की बंद ऊर्जा क्रमशः आपको किलो कैलोरी में दे रखी है, तो कहीं पे भी अगर हमारा आएगा C डबल बॉन्डेड C, तो उसके लिए हम बंद ऊर्जा कितनी ले लेंगे बच्चों, 147। मान लीजिए C सिंगल बॉन्डेड C आएगा तो 83, C सिंगल बॉन्डेड H आएगा तो 99 एंड H सिंगल बॉन्डेड H आएगा तो 104 ले लेंगे, और यूनिट क्या चल रही होगी, किलो कैलोरी चल रही होगी। तो C2H4 के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, C2H4 के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप इसकी इक्वेशन लिखिए, और इक्वेशन में बेटा बंद भी शो कर लेना, क्योंकि अभी हमें बंद की ऊर्जाओं का यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्डेड C तो 1 होगा और C सिंगल बॉन्डेड H टोटल 4 होंगे, और यहाँ पे क्या है, हमने इसका हाइड्रोजनेशन किया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, C H H H सिंगल बॉन्डेड C H H H, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल। क्लियर है पॉइंट, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए मुझे हीट ऑफ रिएक्शन बोल लो या आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोल लो, इस C2H4 मॉलिक्यूल का दोनों का मतलब एक ही होगा। और मुझे दिया हुआ क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है, तो डेल्टा H हाइड्रोजनेशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इन सबका योग हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे बच्चों पहले लिख देता हूं, मैं प्रॉपर्ली लिख रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट करेंगे आगे से, मेरे को समझाना है इसलिए मैं सारा अभी लिख रहा हूं। यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बंध टूटेंगे और नया बंध बनेगा। तो यहाँ पे बच्चों बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्डेड C की सबसे पहले टूटेगी, यानी ये एनर्जी खर्च होगी, प्लस 4 क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्डेड H की, प्लस क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी H सिंगल बॉन्डेड H की। तो ये 3 टाइप की बॉन्ड एनर्जीज हमारी रिएक्टेंट में उपस्थित है। अब ये देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे बॉन्ड का पता होना चाहिए कि किस अणु में परमाणुओं के मध्य कैसा बंध बन रहा है। तो मैंने देखा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड एनर्जी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 थे ना टोटल, इसलिए मैंने 4 से गुणा करके लिख दिया। और यहाँ एक H सिंगल बॉन्डेड H है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी H सिंगल बॉन्डेड H मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर यहां तक, ये तो रही बात रिएक्टेंट की। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट में बच्चों 2 तरीके की बंद ऊर्जाएं प्रेजेंट हैं। एक तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्डेड C प्लस 6 टाइम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ C सिंगल बॉन्डेड H। बोलो भाई यहां तक कोई डाउट किसी को भी? तो जितने भी प्रकार के बंद थे वो सारे प्रकार के बंद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब वैल्यूज पुट करनी बाकी रह गई है, और वैल्यूज पुट करोगे, मैथ्स की कैलकुलेशन करोगे, क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच की एनर्जी थी बच्चों 147, ये मैंने लिख दिया, कितना एक ही लेना ना, 147 प्लस 4। अच्छा, यहां से तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो, देखो
6 बॉन्ड एनर्जी सी सिंगल बॉन्डेड एच है नेगेटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो गया ना, और यहाँ 4 बॉन्ड एनर्जी सी सिंगल बॉन्डेड एच है, तो वहां पे -2 बॉन्ड एनर्जी ले लू मैं डायरेक्ट सॉल्व करके ना, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, सीधे बॉन्ड एनर्जी में एच सिंगल बॉन्डेड एच की कर रहा हूं। ध्यान से समझो, यहाँ प्लस की 4 बॉन्ड एनर्जी है सी सिंगल बॉन्डेड एच की, यहाँ माइनस की 6 बॉन्ड एनर्जी है सी सिंगल बॉन्डेड एच की, तो +4 और -6 यानी -2 बॉन्ड एनर्जी बचा सी सिंगल बॉन्डेड एच की। क्लियर है पॉइंट? तो ये बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्डेड सी की तो हो गई 147, और बॉन्ड एनर्जी एच सिंगल बॉन्डेड एच की कितनी होगी भाई? 104। तो ये लिख दी मैंने यहाँ पे 104। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का कार्यक्रम कंप्लीट। प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो प्रोडक्ट में बेटा बॉन्ड एनर्जी सी सिंगल बॉन्डेड सी की, तो सी सिंगल बॉन्डेड सी की है 83, और यहाँ पे तो 2 ही बचा है ना अपना, तो 2 और सी सिंगल बॉन्डेड एच की है 9 + 2 × 99। सॉल्व करिए और मजे करिए भाई। तो ये हो गया अपना 7 4 11 का 1, 4 और 1 5, 251 माइनस 99 × 2, 200 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा भाई? 198, और इसमें जोड़ दिया मैंने 83, तो 8 9 10 11 का 1, 9 दूनी 18 का 8 और 2, यानी कि 281 आ जाएगा। ये हो गया अपना 281। तो ये हो गया अपना 51 61 71 81, यानी कि माइनस का 30 किलो कैलोरी हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। फोकस करना है हमें किस मुद्दे पर? बॉन्ड एनर्जीज पर। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँच जाएंगे।